नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय के यूट्यूब चैनल में मैं हर्ष जानी कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करें उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार। स्वामी विवेकानंद ऐसा लिखते हैं कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए कि जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े और बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ऐसी इसी प्रकार के सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को याद करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद प्रश्न की पेपर स्टाइल आप लोगों के विषय की सामने है कि जिसके अंतर्गत जो ये प्रश्न पेपर आपको दिया है उसी प्रकार के हिसाब से आप लोगों का प्रश्न पेपर आएगा, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पेपर स्टाइल के बाद आप लोगों को मालूम है कि 7वां लेसन हमारा चालू है भारतीय अर्थतंत्र। भारतीय अर्थतंत्र के अंतर्गत हम लोग स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अर्थतंत्र की क्या स्थिति है, जिसके अंतर्गत हमने प्रति व्यक्ति आय, कृषि क्षेत्र, उद्योग, सेवा क्षेत्र, जनसंख्या, गरीबी, बेकारी और मानव विकास अंक तक का जो सफ़र था वो पूरा कर लिया था। पुनः एक बार बता दूँ, सारों मुद्दों के अंतर्गत 2-2, 3-3 मुद्दे आप लोगों को बनाने, जिसमें मैंने तो 2 ही मुद्दे बनते कि पहले भारत में 50-51 में क्या था, 2001 में क्या हुआ और 2013-14 के अंतर्गत इसकी स्थिति क्या हो गई। फिर वो कृषि हो तो भी भले, व्यापार हो तो भी भले, उद्योग हो तो भी भले, मतलब आंकड़ा की ये मुद्दा है ऐसा मानो तो भी चलेगा। और इसका जवाब भी आप लोगों को आंकड़ों के अंतर्गत वाक्य के अंदर करना रहेगा कि भाई मानव विकास भारत में पहले इतना था अब इतना हो गया, पहले भारत का क्रम इतना था अभी इतना हो गया। इस प्रकार के मुद्दे आप लोगों को तैयार करने रहेंगे। अब जो एक महत्वपूर्ण सवाल मैं चालू करने जा रहा हूँ, विकासशील भारतीय अर्थतंत्र के लक्षण। आप लोगों को पुनः एक बार बता दूं, मैंने गत साल 10वीं के अंतर्गत आप लोगों को विकासशील अर्थतंत्र की परिभाषा बताई थी। फिर भी एक बार पुनः आप लोगों को बता दूं कि जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $765 से कम हो उसे विकासशील अर्थतंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। और उन विकासशील अर्थतंत्र के कुछ लक्षण आप लोगों को किताब के अंतर्गत दिए हैं। उनमें पहला जो लक्षण है वो आप लोगों का है आर्थिक वृद्धि। मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। तो पहला मुद्दा कि भारतीय अर्थतंत्र में वर्ष 1970 के बाद आर्थिक वृद्धि में तेज गति से वृद्धि हुई। पहला मुद्दा हो गया कि भारतीय अर्थतंत्र में 1970 के बाद आर्थिक वृद्धि तेज गति से आगे बढ़ने लगी। दूसरा, खासकर कब बढ़ी सर, 1990 और 91 के अंतर्गत। मतलब दूसरा मुद्दा आप लोगों का ये बनेगा कि हमारी आर्थिक वृद्धि की नीतियों में परिवर्तन कब आया। पहला, 70 के बाद तेज गति से वृद्धि हुई। 1990-91 के अंतर्गत भारत की जो आर्थिक नीतियाँ है उसमें परिवर्तन आया। उसके बाद आप लोगों को लिखना है कि उसका स्तर 1991 में कितना हो गया, तो कि 6.8% की दर से देश में आर्थिक वृद्धि होने लगी, जबकि भारत देश की आर्थिक वृद्धि 50-51 में कितनी थी, केवल 3.5। इन शॉर्ट मुद्दा 2 प्रकार का बना। एक, तेज गति से वृद्धि हुई, परिवर्तन 1990-91 में आया। 1950-51 में देश की आर्थिक वृद्धि की दर 3.5% थी, जो बढ़कर 1991 के अंतर्गत
6.8% जितनी हो गई। वर्ष 2012-13 के बाद की अगर बात करूं तो 14-15 तक आर्थिक वृद्धि का यह स्तर 5% से भी कम दर पर वृद्धि हुई। मतलब 5 मतलब कभी बढ़ी कभी घटी ऐसा। और अंत में उसका निष्कर्ष आप लिख सकते हो कि जबकि भारतीय अर्थतंत्र फिर से ऊंचे आर्थिक वृद्धि दर से बढ़ेगा और तेजी से अनुकूल परिणाम प्राप्त होगी, ऐसा विश्वास हमें है और आगे भी रहेगा। मतलब 3 से 4 मुद्दे, एक वाक्य प्रयोग, दूसरा परिवर्तन कब हुआ, तीसरा 51 में क्या स्थिति थी, 1951 में क्या स्थिति थी, 91 में क्या स्थिति, 13-14 में क्या स्थिति है, और लास्ट में इसका निष्कर्ष। उसी प्रकार आर्थिक वृद्धि की आंकड़ों में यदि बात करूं, ये जो था वो प्रतिशत का वृद्धि दर था, फिर भी भारत के साधन भाव पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, ये शुद्ध राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय जो स्थिर राष्ट्रीय आय उसका लेशन भी आएगा, तब उसके बारे में बात करेंगे। पर 1950-51 में भारत में 2,69,724 करोड़ की आय थी, जो बढ़कर 13-14 में 87,51,834 करोड़ जितनी हो गई। अर्थात 63 वर्ष के समकाल के दौरान देश में राष्ट्रीय आय में 18 गुना जितनी वृद्धि हुई। इस प्रकार से 5 मुद्दे आप लोग इसमें तैयार कर सकते हैं। उसके बाद का दूसरा जो लक्षण है वो राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, अर्थात देश की जो राष्ट्रीय आय है उसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। तो मैं पहले पैराग्राफ आपको बता दूं कि भारत की आर्थिक वृद्धि को माप से संबंधित महत्वपूर्ण मापदंड कृषि क्षेत्र का योगदान है, जो राष्ट्रीय आय की दी गई जानकारी से स्पष्ट होता है। लगभग 63 वर्ष के अनुभव से ये साबित होता है कि राष्ट्रीय आय में कृषि का क्षेत्र जो हिस्सा है वो सतत घटता गया और उद्योग और सेवा का जो हिस्सा है वो सतत बढ़ता गया। ये बात आप लोग 10वीं में पढ़े थे कि देश की राष्ट्रीय आय में 3 क्षेत्र का हिस्सा होता है। मतलब आपका पहला मुद्दा कि देश की राष्ट्रीय आय में 3 क्षेत्रों का योगदान होता है। एक तालिका देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 कृषि, 2 उद्योग और 3 सेवा। अब ये कृषि, उद्योग और सेवा क्या है वो 10वीं में आप लोग पढ़े थे। फिर भी आप लोगों को आंकड़ा की जानकारी लिखनी है कि राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 52.7% था, जो प्रथम क्रम पर है। मतलब 2 मुद्दे हुए। एक 3 राष्ट्रीय आय में 3 क्षेत्रों का योगदान है, जिसमें एक सेवा क्षेत्र अव्वल नंबर पर है। उसके अंतर्गत दूसरा मुद्दा उसकी तालिका बनानी आपको कि कृषि 50-51 में कृषि का योगदान 53.1%, 90-91 में 29.6%, 2000 और 2001 के अंतर्गत 22.3% और 2014 में 14-15 के अंतर्गत 17.6%। उद्योग में 16.6, 27.7, 27.3 और 29.7 और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 30.3, 42.7 और 50.4 और 52.7% जितना ये हिस्सा दिखाई देता है। इसके अंतर्गत आप लोगों को तालिका, वाक्य प्रयोग और क्या स्थिति है वही आपको लिखना रहेगा। आगे खासकर जो तीसरा मुद्दा है लक्षणों का वो है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय आगे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर भी एक बार फिर से कि देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भागने पर जो अनुपात मिलता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। उसके अंतर्गत की बात करूँ तो 50-51 में स्थिर भाव पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 7,114 रुपये थी, जो 2013-14 में बढ़कर 39,904 रुपये हो गए। अर्थात 63 वर्षों के समय काल के अंतर्गत 4.5 गुना जितनी हमारी राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, ऐसा माना जा सकता। मतलब आंकड़ों में जवाब हुआ कि 50-51 में इतनी आई थी और 2014-13 में ये इतनी हो गई। उसी के अंतर्गत वृद्धि दर अगर देखें कि भाई ये तो आंकड़ों में जवाब देखा, वृद्धि दर कितनी हुई, तो 50-51 के अंतर्गत अगर हमारी प्रति व्यक्ति आय की गणना करें तो 1.6% की दर से वृद्धि हुई। 90-91 में वो 5.5% जितना मतलब वृद्धि दर दिखाई देता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, मतलब 2 मुद्दे प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों के और 2 मुद्दे प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के, और लास्ट में इसका निष्कर्ष। उसके बाद चौथा लक्षण है रोजगार के क्षेत्र। वापस आप लोगों को रोजगार के क्षेत्र आपके सामने है। 3 क्षेत्र है, प्राथमिक, औद्योगिक और सेवा।
अब प्राथमिक के अंतर्गत कौन कौन आता है वो आप लोगों को मैंने गत साल मतलब रोजगार के मुख्य 3 क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। प्राथमिक में कौन आता है सर? तो कृषि और उससे जुड़ी हुई प्रवृत्ति, खासकर पशुपालन, मुर्गी बतका पालन, जंगल वगैरह, खनन, जमीन विकास वगैरह वगैरह वगैरह। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत तमाम औद्योगिक इकाइयाँ अर्थात छोटी कील के उद्योग से लेकर बड़े बड़े जहाज़ों तक के सभी उद्योगों का समावेश इसके अंतर्गत होता है। और सेवा क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो इस क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, दूरसंचार, बैंकिंग और अन्य सेवा क्षेत्रों का भी समावेश होता है। अब उसका रोजगार में योगदान देख लो आप लोग। तो प्राथमिक की बात करूं 50-51 में 72.1%, 91 में 66.9%, 2001 में 56.7% और 2011-12 में 48.9%। औद्योगिक क्षेत्र 51 में 10.6, फिर बाद में 12.7, 18.1 और 24.2%। सेवा क्षेत्र की बात करूँ तो 50-51 में 17.3, 91 में 20.4, 2001 में 25.2 और 2011-12 में 26.9% जितना ये सेवा क्षेत्र का रोजगार में योगदान दिखाई देता है। अर्थात आज हमने 4 मुद्दे पूरे किए, एक आर्थिक वृद्धि, दूसरा राष्ट्रीय आय के विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, तीसरा प्रति व्यक्ति आय और चौथा सेवा क्षेत्र। इस तरह से इस प्रकार अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड या तो विषय को लेकर, अर्थशास्त्र विषय को लेकर कोई भी प्रकार की इंक्वायरी, कोई कन्फ्यूजन, कोई भी प्रकार का प्रश्न हो तो मैं अर्षद जानी, मेरा संपर्क नंबर है 9825581539, जिसके ऊपर फ़ोन करके आप कोई भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।